जैसा कि मैंने बताया कि कल हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई किए थे। जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का हमारा पहला सेक्शन था एग्रीगेट डिमांड, उस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या एडी शेड्यूल होता है और क्या एडी सप्लाई होता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआती सेक्शंस है, तो आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में जो चीजें समझ में आ जाती है आगे चलकर वो आसान हो जाता है। अगर शुरू में ही आप उसको बहुत ज्यादा पेचीदा कर लेंगे तो फिर आगे चलकर और वो ज्यादा पेचीदा होता शुरू हो जाएगा। तो आज कल मैंने बताया था कि कल एडी के बारे में फुल कंसेप्ट था, आज हम बात करेंगे कंप्लीटली अबाउट एएस, दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? तो जिस प्रकार से हमने एडी को आपको बताया था, एडी दैट मीन्स क्या, किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड और द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। In similar manner, aggregate supply is the total supply of goods and services by producers in an economy during an accounting year. ठीक है, कहने का मतलब कि किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स जितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वह टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। अब थोड़ा सा हम उसको इनकम मेथड या कह सकते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की चैप्टर की तरफ लेके चलेंगे। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन के दौरान वह वैल्यू एडिशन करता है। वैल्यू एडिशन करता है, या यह कहे कि वैल्यू एडिशन के द्वारा वह इनकम का जनरेशन करता है। वैल्यू एडिशन के द्वारा इनकम का जनरेशन करता है। दैट मीन्स चाहे वो वैल्यू एडिशन हो तब, चाहे इनकम जनरेशन हो, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों सिमिलर टर्म है। याद होगा आपको कि वैल्यू एडिशन से जितना इनकम नेशनल इनकम आता था उतना ही नेशनल इनकम किससे निकलता था? ठीक है, इनकम मेथड से। दैट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल, यानी कि वैल्यू एडिशन इज सेम एज इनकम जनरेशन। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन का सिंपल सा मतलब है वैल्यू एडिशन मीन्स इनकम जनरेशन। और यहां से अब ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि जितना इनकम जनरेशन होगा या जितना वैल्यू एडिशन होगा वही सप्लाई होगी। जितना वैल्यू एडिशन होगा या जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वह क्या होगा? सप्लाई होगा। उसे प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज इनकम जनरेशन। एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज इनकम जनरेशन। हियर मीन कि जैसे मैंने बताया कि वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन, उसी प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज इनकम जनरेशन, यानी कि जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा उतनी ही इनकम का जनरेशन होगा। यानी कि एएस और इनकम जनरेशन दोनों क्या होगा? एक ही टर्म होगा। यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जनरेशन का यहां पर हमने क्या देखा कि जहां हम एग्रीगेट सप्लाई की डिस्कशन करेंगे समझेंगे कि वहां पर वो इनकम जनरेशन का भी डिस्कशन हो रहा है। अब जो जनरेटेड इनकम होता है, जो इनकम जनरेट होता है, दैट इज व्हाई इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट। वन इज द कंजप्शन एंड अदर इज द सेविंग। वन इज द कंजप्शन एंड अदर इज द सेविंग। जो जनरेटेड इनकम होता है, जनरेटेड इनकम स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द कंजप्शन एंड सेकेंड वन इज द सेविंग। आपके पास जो पैसे आते हैं या जो इनकम जनरेट होता है वह जनरेटेड इनकम क्या तो कंज्यूम होता है या फिर सेव होता है या फिर दोनों होता है। तो
इस तरीके से हमने यह कहा कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एएस। तो कंपोनेंट्स ऑफ एएस, वन इज द कंजप्शन एंड अदर इज द सेविंग, सी एंड वाई। ठीक है, एकदम सिमिलर तरीका है। कल मैंने बताया था कि एडी के टू कंपोनेंट्स होते हैं, सी और आई इन अ सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। उसी प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई के भी टू कंपोनेंट्स है, कंजप्शन और सेविंग। ठीक है, यही क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस आई, यानी कि जो जनरेटेड इनकम होता है वो कंजप्शन प्लस सेविंग होता है, और एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज इनकम जनरेशन। दैट्स व्हाई देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन एंड सेविंग। अब चलिए, तो यहां से हमने ये बताया कि y इक्वल्स टू C प्लस एस होता है, या कंपोनेंट्स ऑफ AS दो होते हैं। तो C का इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है वो ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा इनकम होगा उतनी ही ज्यादा कंजप्शन होगी। हायर द इनकम हायर द कंजप्शन, लोअर द इनकम लोअर द कंजप्शन। ठीक है, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड लेवल ऑफ इनकम। ऑन द अदर हैंड सेविंग और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, तो सेविंग और इनकम के बीच में भी सिमिलर रिलेशन है। हायर इनकम मीन्स हायर सेविंग, लोअर इनकम मीन्स लोअर सेविंग। अगर इनकम अधिक होगी सेविंग भी अधिक होगा, अगर इनकम कम होगा तो सेविंग भी कम होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता जाएगा, इनकम घटता जाएगा सेविंग भी घटता जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने इनकम के साथ कंजप्शन का और सेविंग का रिलेशन भी देखा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है उस पे भी हमने डिस्कशन किया। अब हम इसको शेड्यूल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे या एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है, और उस पे कुछ सवालों को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। चलिए, एएस शेड्यूल। ठीक है, ध्यानपूर्वक पहले शेड्यूल देखेंगे, उसके बाद कुछ ये हमने लिखा लेवल ऑफ इनकम, सिंबल के रूप में ही या लिख ही देते हैं, लेवल ऑफ इनकम दैट इज आई एम सॉरी। उसके बाद कंजप्शन दैट इज C, सेविंग दैट इज S, और AS दैट इज C प्लस S। अब चलिए हम शेड्यूल सिमिलर लेके चल रहे हैं जो कल शेड्यूल जिसपे हम डिस्कस किए थे, 0। ठीक है, 0 लेवल पे हमारा कंजप्शन कितना आया था, 50 था। जब हमारा सपोज कीजिए इनकम बढ़ के 50 हो गया तो हमारा कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ गया, 75 हो गया। ये विजुअल नहीं लग रहा है क्या, 1 सेकेंड। 0 है तो 50 है, ठीक है, 50 है तो 75 है, 100 है तो मान लिया जाए उसके साथ हमारा कंजप्शन भी थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। 200 हो गया तो कंजप्शन हमारा थोड़ा सा और बढ़ गया। 300 हो गया तो कंजप्शन थोड़ा सा और बढ़ गया। 400 हो गया तो कंजप्शन थोड़ा सा और बढ़ गया। चलिए, तो इस तरीके से आपने इसको देखा कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग हमारा कंजप्शन क्या है। ठीक है, अब सेविंग कैसे निकालेंगे, तो सपोज कीजिए आपका इनकम पता है, आपको अपना खर्च पता है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजप्शन या खर्च। तो 0 माइनस 50 तो माइनस 50, या फिर घटाएंगे -25, 0, 50, 100, 150। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ध्यान से
कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग भी यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग भी बढ़ रहा है। पहले सेविंग था माइनस में, फिर वह बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, सेविंग आपका जीरो हुआ, और उसके बाद फिर आपका सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हुआ। अब रही बात की एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये चीज हम नहीं भी निकालते सी और एस और सीधे लेवल ऑफ इनकम और सीधे यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई लिख देते तो भी काम हमारा चलता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के व्यू से हमने ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, सेम एज वाई होगा, जितना वाई का वैल्यू है उसी अनुसार ये एस का भी वैल्यू आता चला जाएगा। ऐसे आप चाहे तो इस दोनों को जोड़ के निकाल भी सकते हैं। 50 प्लस माइनस 50 0, ये आएगा 50, 100, 200, 300 और ये हो जाएगा आपका 400। तो आप देखेंगे क्या कि एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज जनरेटेड इनकम। आप एक बार गौर से इसको देख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण मैं इसको वाइप करूंगा तभी जाकर इसका डायग्राम दिखा पाऊंगा। बिल्कुल जाएगा सेविंग निगेटिव में। चलिए, आई होप आपने इसे ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब हम इस पे कुछ सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सवालों को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे किस चीज की, एएस कर्व की। तो कल आपको याद है मैंने बताया था कि ऑलवेज एक्स एक्सिस पे हमको दिखाना है क्या, लेवल ऑफ इनकम। दैट इज वाई एक्स, और वाई एक्सिस पे जो आपको प्रेजेंट करना है एग्रीगेट सप्लाई, उस एग्रीगेट सप्लाई को हम यहां दिखाएंगे। चलिए, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपको क्या दिखाना है, एग्रीगेट सप्लाई दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहे हैं 100, 200, 300 और 400। और यहाँ नीचे हम -100 को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के एक कंपोनेंट जो सेविंग है उसका वैल्यू निगेटिव में भी था। तो चलिए अब हम बारी बारी से पहले सी कर्व यानी कि सी लाइन, फिर एस लाइन और फिर हम एएस लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, सी लाइन अब देखेंगे गौर से। शेड्यूल अगर आपको माइंड में होगा तो जीरो लेवल पे हमारा कंजप्शन कितना था, 50 था। याद होगा कल मैंने बताया भी था, whatever the consumption at zero level of income that is called autonomous consumption. Autonomous consumption never be zero, कभी भी consumption जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? It is because even at a zero level of income हमारी कुछ necessities होती है, और necessities या survival के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, that is known as consumption। हाँ, सी बार से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सी लाइन शुरू हुआ, जीरो लेवल पे हमारा 50 है, फिर 50 लेवल पे हमारा कंजप्शन था 75, 100 लेवल पे 100, 200 पे 150। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर हमारा 300 पे 200, 400 पे 250। तो ये आपका लाइन हो गया, कौन सा, सी लाइन हो गया। ठीक है, अब आप एस लाइन इसी में ड्रॉ कर लेंगे। एस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ यही देखना है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हमारा अलग अलग सेविंग क्या था। तो जीरो लेवल पे आपका सेविंग क्या था, -50। तो -50 यहाँ होगा, जीरो और -100 के बीच में यहाँ पर। उसके बाद जब आपका इनकम लेवल 50 था तो आपका सेविंग थोड़ा सा और बढ़ गया, और वो डिस सेविंग -25 में कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद आपने देखा कि जब आपका 100 लेवल ऑफ इनकम था तो सेविंग कितनी थी, 0 थी। 200 पे और सेविंग आपका बढ़कर कितना हो गया, तो देखते चलिए। तो 200 पे आपका वह सेविंग कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 पे आपका कंजप्शन 150 है तो सेविंग हो जाएगा 50, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 150। तो आप यहां से इसको ऐसे, ये आपका हो गया एस लाइन, यानी कि सेविंग फंक्शन। कैसे बनाए, या सेविंग लाइन। आपको सिर्फ यही देखना है कि अलग अलग लेवल पे आपका सेविंग क्या है। हमने क्या देखा था कि जब हमारा इनकम 0 था तो सेविंग हमारी -50 थी, तो हमने यहाँ इनिशियल पॉइंट लिया -50 का, ये हमारा -50 है। जब हमारी सेविंग 50 थी तो हमारा सॉरी जब हमारा इनकम 50 था तो हमारी सेविंग -25 थी। जब हमारा इनकम 100 है तो हमारा सेविंग क्या था, 0 था। जब हमारा इनकम बढ़कर 200 हुआ तो हमारी सेविंग बढ़कर कितनी हो गई, 50 हो गई। जब हमारा इनकम बढ़कर कितना हुआ, 300, तो हमारी सेविंग बढ़कर हो गई 150। उस प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ता 100, यहाँ पर ये 100 का लाइन है यहाँ से, ठीक है। आप इसको शेड्यूल के हिसाब से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। अब चलिए, हमने सी लाइन को ड्रॉ किया और एस लाइन को ड्रॉ किया। अब इस सी लाइन और एस लाइन के द्वारा अब हम क्या इसको ड्रॉ करेंगे, हम अपने एएस कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि एएस इज सेम एज वाई, ठीक है। तो जब दो वैल्यूज दोनों एक्सिस पे सेम वैल्यूज को मेंशन किया गया हो तो ड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए। 0 लेवल ऑफ इनकम पे एएस कितना था, 0, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि 50 पे कितना था, तो 50, 100 पे कितना था, तो 100, ठीक है। 200 पे कितना था, तो 200, 300 पे कितना था, 300, 400 पे कितना था, तो 400। तो जब आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा लाइन बनेगा, एएस दैट इज सेम एज वाई। यानी कि आप देखोगे क्या कि यह जो लाइन है एएस लाइन, आप गौर से देखिए, यह बीचों बीच होगा, यानी कि दोनों एक्सेस के बीचों बीच होगा, यानी कि दोनों एक्सेस के साथ वह इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। यानी कि यह जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि हमेशा जो हमारा वाई लाइन होगा या एस लाइन होगा, ऑलवेज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ बोथ एक्सेस, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में बनाना हो, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं पता है या वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है और आपको ऐसे ही बना देना है कि ये वाई लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर देना है और उसको 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा एएस लाइन या वाई लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही इंक्लाइंड होगा। इट इज बिकॉज कि इनकम इज सेम एज एएस, ध्यान रखना, इनकम इज सेम एज एएस, इसीलिए हमारा एएस लाइन या वाई लाइन ऑलवेज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ बोथ एक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ एएस लाइन और सी लाइन, एएस लाइन और सी लाइन या वाई लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। एएस लाइन और सी लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, मान लिया जाए यह पॉइंट कौन है, ई है, इस ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। कट करने का मतलब होता है कि वहां पर वह वैल्यू आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो जब जिस पॉइंट पे सी लाइन और वाई लाइन एक दूसरे को कट करे, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। कल किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो यही जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एंड एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है,
हमारा ये C और Y S एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। हमें लगता है कुछ इसमें इस लाइन में प्रॉब्लम आ गया है। 100 लेवल पे ये लाइन यहाँ पे कट करेगा, सॉरी। जब आप इसको ऐसे करोगे ना तो यहाँ पर जाकर यह लाइन एक दूसरे से कट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि जहां पर हमारा ये C इक्वल्स टू Y यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट होगा एट 100 लेवल। जब इनकम होगा तो एट 100 लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज सेम एज, ठीक है, इनकम, यानी कि 100 रुपया इनकम भी होगा, 100 रुपया कंजप्शन भी होगा, यानी कि हमारी सेविंग क्या होगी इस पॉइंट पे, सेविंग हमारी 0 होगी। ठीक है, तो जब हमारा सेविंग 0 होता है उसी पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्लियर? कि अब यहां से कुछ सवालों को मैं डिस्कस कर देता हूं। कुछ तो आपको दिखाई दे ही दिया कि हमेशा एएस लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। एएस लाइन या वाई लाइन और सी लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सेविंग निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इवन पॉजिटिव भी हो सकता है। आपका सेविंग निगेटिव कब होगा, तो जब आपकी इनकम आपके कंजप्शन से कम होगी, यानी कि आप खर्च करते हो 100 रुपया और आपकी आमदनी है 50 रुपया, उस केस में आपकी जो सेविंग होगी वो माइनस होगी। जब आपकी सेविंग इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो गए, यानी कि जितना कमाते हो उतना खाते हो, तो उस केस में आपकी सेविंग क्या होगी, 0 होगी। तीसरा, जब आपका इनकम आपके कंजप्शन से अधिक होगा तब आपकी सेविंग पॉजिटिव होगी। ठीक है, अबाउट कंजप्शन, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इवन एट अ 0 लेवल ऑफ इनकम कुछ कंजप्शन होगा और उस कंजप्शन को हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। तो ये कुछ मार्केबल बातें हैं अबाउट सी लाइन, एस लाइन, वाई लाइन या फिर जो कल हम एडी लाइन पे डिस्कस किए थे उसके बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरीके से आप इसको आपस में जोड़कर देख सकते हो। यही कंप्लीटली हमारा रहा आज का कॉन्सेप्ट। बस ध्यान यही रखना है कि आज में हम एक ही चीज हमको माइंड में रखना है वाई लाइन के बारे में, कि वाई लाइन ऑलवेज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ठीक है, कल एडी लाइन के बारे में पढ़े थे और आज हम एएस लाइन या वाई लाइन के बारे में डिस्कस किए थे। इससे बहुत ज्यादा आपको आगे हेल्प मिलेगा। चलिए अब आप बारी बारी से आप